क्लास 10th जियोग्राफी अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की वस्तुएं दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं का ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधाएं एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधता, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों को बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचार करते हैं। परिवहन के साधन: स्थल, सड़क परिवहन, रेल परिवहन पाइपलाइन के द्वारा। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन होता है, समुद्री परिवहन होता है। वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्रीय, स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन: भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से प्रारंभ हुआ है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ने व उतरने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पथों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें। इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली
महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवेज। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्रशासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग। जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों की शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों को विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों की पक्की सड़कों, वे सड़क जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली से लेके कोलकाता, चेन्नई और गुजरात, ये चतुर्भुज है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक यही उत्तर दक्षिण गलियारा। पूरब से पश्चिम गलियारा, पूरब से लेकर पश्चिम तक। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उसकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों को विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है जो 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। पहाड़ी रास्ते। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः यह 12 सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात। अरुणाचल प्रदेश बर्फ से ढका हुआ। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग हो व
कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान, उत्तरी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों व पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आ गई है। प्रायद्वीपीय भारत में रेलमार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावाच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि हुई तथा चोरी जैसी समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेल को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन। भारतीय रेल इतने किलोमीटर लंबे मार्ग अनेक गेज तय करती है। बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। 1604। पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उपलब्ध कराने, गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इससे लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा से निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। रेल मार्ग। रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल के बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजारी विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भाग में के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है।
कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्रा करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूलन है। भारत में अंतस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। उत्तर पूर्व राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा। ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। नौगम्य जलमार्ग 2 केरल में पश्चिमी तट पर नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चक्करपारा नहरें 205 किलोमीटर। नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 278 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। मातई नदी, महानदी या डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक केरल का पश्च जल है। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पतन। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पतन हैं। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कक्ष में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा देश विभाजन के कराची पतन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसका प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह मुंबई पतन में जहाज पर ट्रकों को जाते हुए पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमगांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुंदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। न्यू मैंगलोर पतन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पतन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा है। गहरा व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी है।
रिवराइन पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी यानी टाइडल पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। बड़े आकार के कार्यों को उठाने रखने की सुविधाओं युक्त तूतीकोरिन पतन। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके वायु अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जाता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल और निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई जहाज ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अमृतसर राजा सांसी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पतन। कांडला पतन गुजरात। मुंबई जवाहरलाल नेहरू पतन और छत्रपति शिवाजी पतन। देखिए समुद्री पतन ये है जो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन है। मुरमुगांव पतन हो गया। पोर्ट न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप, हल्दिया, ये तो हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अब उसके बाद हवाई पतन देखिए, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, हैदराबाद हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम दिल्ली हो गया, अमृतसर हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब। मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों को पहुंचने में संभव नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफ बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थलों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर, पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इसके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी भारतीय प्रतिभा, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। दूरसंचार में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है।
नगरीय क्षेत्रों में के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को के आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसडीटी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसडीटी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का भी उत्पादक का भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म, छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य व देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापारिक संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य के अधिक हो तो उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलन व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पादन तथा कृषि एवं संबंधित उत्पादन है। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पादक रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पादित शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटन भारत में विरासत पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, रोमांचिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश में विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेल होती जा रही है मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सेहत। इंडियन रैंक्ड वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन। भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। गोवा के मैंग्रोव वन में पहाड़ी पर्यटन। कुफरी।